Hello students, so in the previous lecture we were talking about the bacterial diseases. In today's lecture I'll start with the fungal disease. ठीक है? So fungal disease की बात करते हैं. I hope आपने bacterial disease पढ़ लिया अच्छे से. So fungal disease में the agents are called dermatophytes. Agents which cause fungal disease are termed as agents which cause fungal disease are known as dermatophytes. ठीक है? So one of the disease we can talk about in the fungal disease is ringworm. रिंगवॉर्म भी बोलते हैं, टीनिया भी बोलते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज डर्मेटोफाइटोसिस. डर्मेटोफाइटोसिस. ठीक है? सो फंगल डिसीज में मैं जो डिसीज की बात कर रहा हूं दैट इज रिंगवॉर्म विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज टीनिया या फिर डर्मेटोफाइटोसिस. है ना? फंगल डिसीज जो कॉज करता है, जो फंगस कॉज करता है, उससे उसके लिए जनरल टर्म है दैट इज डर्मेटोफाइटिस. ठीक है? सो रिंगवॉर्म की मैं यहां पे बात कर रहा हूं. तो रिंगवॉर्म जो फंगस कॉज करता है, दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट जेनरास. 3 जेनरास को बिलोंग करते हैं. वन इज ट्राइकोफाइटोन. Trichophyton. Then there is Epidermophyton. Epidermophyton. And there is Microsporum. These are the 3 genera जिसके फंगस क्या करेंगे, रिंगवॉर्म कॉज करेंगे. और कहां पे रिंगवॉर्म कॉज करेंगे, विच बॉडी पार्ट. सो जो ट्राइकोफाइटोन है ये रिंगवॉर्म कॉज करता है इन स्किन, हेयर एंड नेल्स. स्किन, हेयर एंड नेल्स में जो रिंगवॉर्म कॉज करेगा दैट इज गोइंग टू बी ट्राइकोफाइटोन. एपिडर्मोफाइटोन की अगर बात करते हैं तो ये भी सेम, इट कॉजेस रिंगवॉर्म इन स्किन, हेयर्स एंड नेल्स. माइक्रोस्पोरम की अगर बात करें तो इट कॉसेस रिंगवॉर्म इन स्किन एंड हेयर. ठीक है? एंड एपिडर्मोफाइटोन इट एक्चुअली कॉसेस इन स्किन एंड नेल्स एंड माइक्रोस्पोरम कॉसेस इन स्किन एंड हेयर्स. ठीक है? स्किन इज कॉमन फॉर 3 ऑफ देम. ठीक है? डन. नाउ टू बी स्पेसिफिक, अगर मैं नाम लिखूं कि कौन सा फंगस है जो रिंगवॉर्म कॉज कर रहा है, सो देयर इज टीनिया बार्बेरी. टीनिया बार्बी, it causes ringworm it causes ringworm in bearded area. जो दाढ़ी वाला एरिया है वहां पे अगर रिंगवॉर्म कॉज होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय टीनिया बार्बी. ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट टीनिया क्रूरिस, टीनिया क्रूरिस की अगर बात करें So Taenia cruris causes ringworm of
groin and perineum area. It causes ringworm of groin and perineum area. If we talk about Tinea capitis, अगर टीनिया कैपिटिस की बात करें, so Tinea capitis causes ringworm of scalp. Ringworm of scalp. और अगर बात करते हैं Tinea pedis की, Tinea pedis की अगर बात करें, so this is the one which causes athlete foot. जो disease है, okay, that is known as the athlete's foot. ठीक है? So Tinea barbi, Tinea curis, Tinea capitis, Tinea pedis. ये 3 टाइप के मैंने आपको वैराइटीज बता दी फंगस की, जो क्या कॉज करने वाली रिंगवॉर्म इन डिफरेंट एरियाज. नाउ ग्रोथ ऑफ फंगस रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन. ये अपन को पता होना चाहिए. ग्रोथ ऑफ फंगस requires moist and warm conditions. इसके बिना फंगस की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है. मॉइस्ट होना चाहिए और वार्म कंडीशन होना चाहिए, तभी क्या कर पाएगा फंगस, ग्रो कर पाएगा. ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द फंगस. रिंगवॉर्म की बात कर दी, डिफरेंट मैंने वैराइटीज ऑफ फंगाई बात करी जो क्या कॉज कर रहे हैं, रिंगवॉर्म्स कॉज कर रहे हैं. ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटोजोअन डिसीज. और प्रोटोजोअन डिसीज में जो सबसे कॉमन है दैट इज मलेरिया. ठीक है? सो प्रोटोजोन डिसीज की बात करते हैं. सो प्रोटोजोन डिसीज में विल टॉक अबाउट मलेरिया, which is caused by Plasmodium vivax. Which is caused by whom? It is caused by Plasmodium vivax, and it is the most common protozoan available. Okay, we have different varieties of Plasmodium. जिसे there is Plasmodium ovale. ठीक है? Then there is Plasmodium malari. ठीक है? And there is Plasmodium falciparum. ये सब क्या है? ये सब प्रोटोजोन के नाम में लिख रहा हूं. ठीक है? 4 वैराइटीज मैंने लिख दी यहां पे. There is Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum. अब आपको पता होगा मलेरिया में बार बार चिल्स चढ़ते, बार बार फीवर आता है. ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि कितने टाइम के बाद फीवर आएगा. जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं तो उसमें जो फीवर का अकरेंस होता है दैट इज आफ्टर 48 आवर्स. कितने घंटे के बाद फीवर अकर करेगा? अब क्यों अकर करेगा मैं बताऊंगा आपको. आफ्टर 48 आवर्स. प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात करें, सो दिस इज 72 आवर्स के बाद फिर से फीवर अकर करेगा. ठीक है? और ओवेल की बात करें तो 48 आवर्स है. 48 आवर्स.
ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया को छोड़ के बाकी सब क्या है 48 आवर्स है, मतलब फीवर अराइज करेगा ऑन दी थर्ड डे। ठीक है, कौन से दिन पे फीवर अराइज करेगा? 3 दिन के बाद आपको चिल्स और फीवर देखने को मिलेंगे। इसीलिए जितने भी 48 आवर्स वाले हैं दे आर टर्म्ड एज टर्शियन मलेरिया। They are termed as tertian malaria. Termed as tertian malaria. While 72 hours वाला जो है that is going to occur after 3 days. ये 2 days के बाद थर्ड डे पे अकर करेगा। ये 4th डे पे बुखार आना चालू होगा, फीवर आना चालू होगा। That is known as Cortan malaria. It is termed as Cortan malaria. ठीक है, सिंपल एंड इजी। 48 आवर्स वाला जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मतलब 48 आवर्स दैट मीन्स ऑन द थर्ड डे आपको फीवर चालू होगा। प्लाज्मोडियम ओवेल में भी थर्ड डे पे फीवर चालू होगा। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम में भी थर्ड डे पे फीवर चालू होगा। बट प्लाज्मोडियम मलेरिया में जो फीवर है वो कब चालू होगा? दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द 4th डे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है इनकी, दिस साइकिल दैट इज गोइंग टू टेक दिस मच आवर्स। ठीक है, तो बुखार फीवर थर्ड डे पे आएगा तो आप बोलेंगे टर्शियन मलेरिया है, और अगर 4th डे पे आएगा तो आप बोलेंगे कॉटन मलेरिया है। ठीक है, नाउ मलेरिया के केस में जो प्राइमरी होस्ट है ना, आपको पता है कि ह्यूमंस और मॉस्किटो के बीच में होता है, बट जो प्राइमरी होस्ट कौन है? द प्राइमरी होस्ट इज मैन। ठीक है, और मैन की बॉडी में क्या होता है? मैन मतलब ह्यूमंस, टू बी मोर स्पेसिफिक। The primary host is human, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजोअन है, उसका एसेक्सुअल साइकिल चलेगा। अगर आपको पूछा जाता है एसेक्सुअल साइकिल ऑफ मलेरिया लाइफ साइकिल कहां पे होगा, तो आप बोलोगे इन द ह्यूमंस। और जो सेकेंडरी होस्ट है, जो सेकेंडरी होस्ट है दैट इज बट ऑब्वियसली द मॉस्किटो, द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के केस में क्या होगा? कौन सी लाइफ साइकिल रहेगी? द सेक्सुअल साइकिल। जो प्रोटोजोअन है उसकी सेक्सुअल साइकिल फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर है? और यहां पे एक, जैसे प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट तो बोल दिया, यहां पे एक रेजर्वियर होस्ट भी है। कौन सा होस्ट? रेजर्वियर, जहां पे ये प्रोटोजोअन जमा रहेंगे। द रेजर्वियर होस्ट इज द मंकी। मंकी की बॉडी में मलेरिया के प्रोटोजोअन्स क्या रहेंगे? जमा रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर होस्ट की डेथ हो गई, प्राइमरी होस्ट की डेथ हो गई, सेकेंडरी होस्ट की डेथ हो गई, तो प्रोटोजोआ तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों की डेथ हो गई है बाय एनी मींस। तो फिर नया प्रोटोजोआ कहां से आएगा? तो रेजर्वियर होस्ट जो है मंकी है, उसके पास ऑलरेडी काफी सारे प्रोटोजोअन्स, मलेरियन प्रोटोजोअन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो द सेक्सुअल साइकिल वुड टेक प्लेस इन द female anopheles mosquito and the asexual cycle would take place in the humans. ठीक है, अभी हमेशा we mention here female, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ normally if you talk about a mosquito does not drink human blood. कोई जो मच्छर होता है वो ह्यूमन ब्लड नहीं पीता है। इट फीड्स ऑन फ्रूट जूस है, वेजिटेबल जूस है, अदर डाइट्स, नॉट ऑन द ह्यूमन ब्लड। बट इफ द मॉस्किटो, द फीमेल मॉस्किटो, इफ शी इज प्रेग्नेंट, अगर जो मॉस्किटो है फीमेल, अगर वो प्रेग्नेंट है,
अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसी केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, शी वुड फीड ऑन दी ह्यूमन ब्लड बिकॉज ह्यूमन ब्लड इज मोर न्यूट्रिशियस। और जब फीमेल मॉस्किटो प्रेग्नेंट है उस टाइम पे शी रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिशियस फूड, सो ह्यूमन ब्लड इज द मोस्ट फेवरेबल ऑल्टरनेटिव जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सकती है फॉर न्यूट्रिशन। सो अ नॉर्मल मेल मॉस्किटो और अ नॉर्मल फीमेल मॉस्किटो इज नॉट गोइंग टू बाइट यू, ओनली द मॉस्किटो दैट्स गोइंग टू बाइट यू इज गोइंग टू बी द फीमेल मॉस्किटो विच इज प्रेग्नेंट। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो लेट्स मूव अहेड एंड let's talk about the life cycle of मलेरिया। मलेरिया की लाइफ साइकिल देख लेते हैं एक बार। जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो स्टेज को कहा जाता है स्पोरोजोइट कहा जाता है। द इन्फेक्टिव स्टेज इज नोन एज स्पोरोजोइट। ना लिख देते चलो। That is sporozoite. Now, first तो क्या होगा, मॉस्किटो बाइट्स मैन। ठीक है, तो मॉस्किटो के अंदर जो स्पोरोजोइट्स है वो क्या करेंगे, स्पोरोजोइट्स एंटर मैन। ठीक है, वो मैन के अंदर आ गए। फिर क्या होगा, दे वुड ट्रेवल थ्रू द ब्लड। स्पोरोजोइट्स ट्रेवल थ्रू ब्लड एंड दे रीच liver and they enter the cells of liver and enter liver cell. Liver cells are known as hepatocytes. तो ये कहाँ एंटर हो जाते हैं, they enter the hepatocytes. ठीक है, अब हेपेटोसाइट्स में दे अंडरगो देयर एसेक्सुअल साइकिल। स्पोरोजोइट्स परफॉर्म asexual cycle in hepatocytes. Sporozoites perform asexual cycle in hepatocytes. और ये जो asexual cycle है which is being performed by the sporozoites in the hepatocytes, that asexual cycle is known as सीजोगोनी। क्या कहा जाता है उसे, साइकिल इज नोन एज सीजोगोनी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो विच इज कैरिंग दैट प्रोटोजोन, व्हेन इट बाइट्स अ मैन द स्पोरोजोइट्स एंटर मैन, स्पोरोजोइट्स रीच लीवर एंड एंटर द लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। फिर स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म द एसेक्सुअल साइकिल इन द हेपेटोसाइट्स। और जो एसेक्सुअल साइकिल है उसका नाम क्या है, सीजोगोनी है। क्या नाम है, सीजोगोनी। अब क्या होता है, द लीवर सेल्स बर्स्ट रिलीजिंग पैथोजेंस। नंबर बढ़ गया ना, तो अब क्या करेंगे, हेपेटोसाइट्स बर्स्ट, हेपेटोसाइट्स burst releasing pathogen. Hepatocytes burst releasing the pathogen out of the liver cell.
ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलते हैं, पैथोजन के बाद क्या होगा। अभी जो पैथोजन है ये क्या करेगी, दे वुड एंटर दी आरबीसी। मैं रब करता हूं इस चीज को, आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं रब करता हूं। पैथोजन जो लिवर में से निकला है, लिवर सेल को बर्स्ट करके, लिवर सेल को डैमेज करके, दैट पैथोजन इज गोइंग टू एंटर दी आरबीसी। पैथोजन एंटर्स आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में एंटर हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब यहां पे भी सीजोगोनी देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, तो मैं लिखूंगा पैथोजन परफॉर्म्स, पैथोजन परफॉर्म्स सीजोगोनी इन आरबीसी। ठीक है, और ये जो सीजोगोनी है जो आरबीसी में हो रही है, उसको वी विल स्पेसिफाई एज एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। ठीक है, सो वंस यहां पे भी सीजोगोनी जब परफॉर्म होगी, जैसे अर्लियर आपने देखा लीवर में सीजोगोनी परफॉर्म हुआ तो लीवर सेल को फिर बर्स्ट करके बाहर आ गए, दे आर इंक्रीजिंग द नंबर। तो यहाँ पे भी जब एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी परफॉर्म होगी, इनका नंबर बढ़ जाएगा पैथोजेंस का, तो ये क्या करेंगे, आरबीसी को बर्स्ट कर देंगे। आरबीसी बर्स्ट, आरबीसी burst, releasing pathogen and hemozoin, ये जो चीज है हेमोजोइन, इट कॉजेज फीवर, इसकी वजह से बुखार आता है। तो जो मैं बात कर रहा था 48 आवर्स 72 आवर्स, मतलब ये जब तक आरबीसी के पास पहुंचेंगे और आरबीसी को बर्स्ट करेंगे, जिसकी वजह से हेमोजोइन का फॉर्मेशन होगा, और हेमोजोइन की वजह से क्या होगा, फीवर होगा। कॉजेज फीवर। ठीक है, तो वो जो फीवर होगा, तो दिस इज गोइंग टू टेक 48 आवर्स। तीसरे दिन पे ही काम होगा, तीसरे दिन पे फीवर होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है कि पैथोजन बार बार दे कैन कीप अटैकिंग द आरबीसीज। आरबीसीज काफी सारे, तो बार बार क्या होगा, आपको फीवर आता रहेगा। पैथोजन keep attacking RBC, causing cycle of fever, है ना, 3 दिन में हर तीसरे दिन पे फीवर आएगा। क्लियर है, सो ये काम चलेगा। एक और चीज होगी, जब आरबीसी बर्स्ट होगा तो उस टाइम पे एक और चीज का फॉर्मेशन होगा, दोज आर गैमेटोसाइट्स। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट टेक्स प्लेस इन आरबीसी, और फिर आरबीसी को बर्स्ट करके वो बाहर आ जाते हैं गैमेटोसाइट्स।
ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट था आरबीसी में गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट होना, दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस इन द ह्यूमंस, द एसेक्सुअल पार्ट। अब क्या होता है, अगर ये जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है इसको कोई मॉस्किटो बाइट करेगा तो ये गैमेटोसाइट्स क्या करेंगे, द गैमेटोसाइट्स वुड एंटर इन द मॉस्किटो। तो मैं लिखूंगा मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन, मैन या ह्यूमन गैमेटोसाइट enters mosquito stomach। ब्लड के साथ गैमेटोसाइट्स भी कहां एंटर हो जाएंगे, मॉस्किटो के स्टमक में एंटर हो जाएंगे। और वहां पे क्या होगा, ये जो गैमेटोसाइट्स है स्टमक में एंटर होने के बाद क्या बनाते हैं, द गैमेटोसाइट्स दे फॉर्म गैमीट्स। Gametocytes form gamete, they form gametes। अब गैमेट बनने के बाद क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं लिखता हूं fertilization of gametes occur in the stomach। इन स्टमक, ठीक है। और द इंटेस्टाइन भी आप बोल सकते हो, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट्स का तो किस चीज का फॉर्मेशन होने वाला है, जाइगोट फॉर्मेशन। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। Zygote is formed, ठीक है। अब ये जाइगोट लेटर ऑन डेवलप हो जाएगा किस में, दिस इज गोइंग टू डेवलप इनटू स्पोरोजोइट्स। दिस इज ऑल हैपनिंग इन द मॉस्किटो। जाइगोट develops into sporozoites। Zygote develop into sporozoites, and the sporozoites from the stomach they enter the salivary gland of the mosquito। enter salivary gland of mosquito। That means when the mosquito bites, अब ये स्पोरोजोइड क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी में फिर से एंटर हो जाएगा। Mosquito bites another man। Another human releasing sporozoids in his body। ठीक है, तो आप यहां पे देखो ये जो पूरा पार्ट था यहां तक का, ओके, दिस वाज टेकिंग प्लेस इन द मॉस्किटो। अब फिर से क्या हो गया, एक नया ह्यूमन आ गया जिसकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स नहीं थे, वो उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स एंटर हो गए। अब इस ह्यूमन को फिर से अगर मॉस्किटो बाइट करेगा तो मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाएगा,
उसके अंदर फिर क्या होगा, सेक्शुअल साइकिल परफॉर्म होगी, फिर वो ह्यूमन को काटेगा तो ह्यूमन की बॉडी में एसेक्सुअल साइकिल परफॉर्म होगी, मतलब दिस वुड कीप रिपीटिंग कीप रिपीटिंग कीप रिपीटिंग. सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया. ठीक है, simple and easy. Good. So now let's move ahead and let's talk about another disease known as amoebiasis. ठीक है, so it is also caused by a protozoa. It's also a protozoan disease caused by protozoan Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica caused by the protozoan Entamoeba histolytica. इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है, कैसे स्प्रेड करेगा, सो द मोड ऑफ स्प्रेड इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. मोड ऑफ स्प्रेड इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. अगर आप इसे पी लेते हो या खा लेते हो तो ये आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा. फिर वेक्टर का काम कौन करता है यहां पे, वेक्टर आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर वेक्टर्स. सो यहां पे वेक्टर का काम करता है हाउस फ्लाई. ठीक है, जो क्या करेगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को ट्रांसपोर्टेशन करके देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसीज स्प्रेड करेगा. और ठीक है, तो ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है ये एक्चुअली क्या करता है, इट इन्वेड्स द म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन. प्रोटोजोन इन्फेक्ट्स, और लेट्स पुट इट एज प्रोटोजोन invades mucous membrane or the mucosa membrane of intestine. तो एक बार म्यूकोसा मेम्ब्रेन में एंटर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वहां के ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा. इंटेस्टाइन डैमेजिंग ब्लड कैपिलरीज, डैमेजिंग ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, मतलब ब्लड कैपिलरीज अगर डैमेज हो जाती है तो काफी सारा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है ये क्या करेगा, ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन है जो इंटेस्टाइन की, उसमें एंटर हो जाके डैमेज करेगा किसको, ब्लड वेसल्स को, ब्लड कैपिलरीज को डैमेज करेगा. इसीलिए अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में आपको क्या दिखेगा, रब करता हूं मैं इसको. सिम्टम्स में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. There is presence of blood and mucus in the stool. Stool contains blood and mucus. Stool contains blood and mucus. ठीक है, तो as it is infecting the intestine, we can term it as the parasite of colon. We can put it as the parasite of the colon because it is infecting the intestine. Plus,
इट डज नॉट रिक्वायर मेनी होस्ट। जैसे मलेरिया की आपने बात की तो मलेरिया में क्या चाहिए, मॉस्किटो भी चाहिए, ह्यूमंस भी चाहिए। यहां पे सिंगल होस्ट इज रिक्वायर्ड। requires only single host is required, only single host, ठीक है। तो सिंगल होस्ट यहां पे रिक्वायर्ड है आपको, तो उस हिसाब से दिस इज टर्म्ड एज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। क्या बोलेंगे, मोनोजेनेटिक पैरासाइट बोलेंगे, क्योंकि खाली एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट है, नॉट लाइक मलेरिया 2 होस्ट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट, द इन्फेक्टिव स्टेज is known as quadrinucleate cyst। जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का उसे कहा जाता है क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट कहा जाता है, ठीक है। जो पैथोजेनिक स्टेज है, जो पैथोजेनिक स्टेज है इसका, the pathogenic stage is known as मैग्नाफॉर्म। क्या कहा जाता है, मैग्नाफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और जो नॉन पैथोजेनिक स्टेज है, और आप बोल सकते हो फॉर्म भी बोल सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक जो फॉर्म है, इट इज नोन एज माइन्यूटा और प्रीसिस्टिक फॉर्म। इट इज नोन एज माइन्यूटा और दी प्रीसिस्टिक फॉर्म, माइन्यूटा या फिर प्रीसिस्टिक फॉर्म, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसे कहा जाता है क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, जो पैथोजेनिक स्टेज है उसे कहा जाता है मैग्नाफॉर्म, और जो नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है उसे कहा जाता है माइन्यूटा या फिर प्रीसिस्टिक फॉर्म, ठीक है। नाउ अगर इसके रिजर्व फूड की बात करते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है इसका, दैट इज ग्लाइकोजन, दैट इज ग्लाइकोजन। और ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, so there is tinidazole, this is the name of the drug, tinidazole, and there's another drug which is very effective, that is metronidazole, metronidazole, ठीक है। So tinidazole and metronidazole, these are the two drugs which can be used for the treatment of Entamoeba histolytica, ठीक है। मोनोजेनेटिक क्यों बोला है, क्योंकि
एक ही होस्ट का रिक्वायरमेंट होता है, 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। Okay, so let's move ahead and talk about protozoan disease हो गया, fungal disease हो गया. Let's talk about the helminthic disease. Helminthic disease, that is Ascariasis. कौन सा डिसीज है? Ascariasis. ठीक है, so I'm talking about which disease? Ascariasis. So ascariasis की अगर बात करते हैं, so it is caused by the helminth, that is Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, ठीक है। तो ये जो हेलमेंथिक वॉर्म है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, ये स्प्रेड कैसे होता है? तो स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड फूड, थ्रू contaminated food and water. It spreads through contaminated food and water. इसके जो eggs होते हैं ना, the eggs are found in soil. मतलब अगर कोई बच्चा सॉइल में खेलता है तो इसके एग्स क्या हो गए? जैसे एग्स वुड एंड अप इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द किड एंड दिस इज गोइंग टू कॉज द डिसीज नोन एज एस्केरियासिस, ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात करें, सो सिम्टम्स इज वॉमिटिंग, आपको देखने को मिल सकती है। देन देयर इज डायरिया, there is vomiting, and there is blockage of intestine. Because of this Ascaris lumbricoides, there is blockage of intestine. There is blockage of intestine, which is known as, we term it as the colic pain, या फिर एब्डोमेन पेन, कॉलिक पेन या फिर एब्डोमेन पेन बोल सकते हैं, ठीक है। सो एस्केरियासिस नाम का जो डिसीज है, दैट इज कॉज्ड बाय Ascaris lumbricoides. It spreads through contaminated food and water. जो इसके eggs होते हैं, these eggs are found in the soil. So if a child plays in soil, तो eggs उसकी body में end up हो जाएंगे, and this would cause vomiting, diarrhea या फिर blockage of intestine. That is the colic pain or the abdomen pain cause होगा जिसकी वजह से। Drugs की बात करें which can be used, which can be used for the treatment, that is oil of chenopodium. क्या यूज कर सकते हैं? Oil of chenopodium. This can be used for the treatment.
as well as there can be use of Bendix. Then there is Zenthal. ये मैं ड्रग्स के नाम बोल रहा हूँ. Bendix है, Zenthal है, and there is Alcopar. ठीक है? So these drugs can be used for the treatment of ascariasis. That is oil of Chenopodium है, Bendix, Zenthal and Alcopar. ठीक है? So let's move ahead and talk about another disease. So we'll talk about filariasis. ठीक है, फिलियारियसिस की बात करते हैं. The causative agent is Wucheria bancrofti, caused by Wucheria bancrofti. ठीक है. Another one is Wucheria malai. तो फिलारियसिस जो है इट कैन बी कॉज्ड बाय Wucheria bancrofti या फिर Wucheria malai. नाउ जो मोड ऑफ स्प्रेड है, दैट इज अगेन अ मॉस्किटो, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो. ठीक है. सिम्टम्स की अगर बात करें, so there is chronic inflammation, of organs in which parasite lives for years. In which parasite lives for years. ठीक है, काफी टाइम से जहां पे है ये पैरासाइट, जिस ऑर्गन के अंदर, वहां पे क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा. ठीक है. यूजुअली दे आर फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स. ऑर्गन्स में तो देखने को मिलेगा, बट यूजुअली फाउंड इन lymphatic vessels of limbs and genital areas. जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, ओके, उन लिम्फेटिक वेसल्स में आपको क्या दिखेगा, ये जो वॉर्म है ये जमा हो जाएंगे. अब इन वॉर्म के जमा होने की वजह से जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो स्वेल होने लगेंगे. मतलब इफ दे आर फाउंड इन द लेग्स, तो लेग्स के लिम्फेटिक वेसल्स स्वेल हो जाएंगे. अगर वो हाथ में प्रेजेंट है तो हाथ के लिम्फेटिक वेसल्स स्वेल हो जाएंगे, जिसके वजह से हाथ है या पाँव है वो क्या हो जाएगा, स्वोलन हो जाएगा. इट अपीयर्स एज इफ इट्स द फुट ऑफ अ एलिफेंट. As they get swollen up, the legs as they get swollen up, they would appear as they are the foot of the elephant. Okay, that is the reason filariasis is also known as elephantiasis.
इस डिसीज को क्या कहा जाता है? एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो अपीयरेंस आती है, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, उसके जो लिम्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द फंगल डिसीज, द प्रोटोजोअन डिसीज, एज वेल एज द हेलमिंथिक डिसीजेस, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट अदर डिसीजेस, ठीक है। सो गो थ्रू द वीडियो प्रॉपर्ली, मेक द नोट्स प्रॉपर्ली, ठीक है। और जब नोट्स बन जाती है आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक. थैंक यू सो मच.